इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से होती है। यहीं पर सर्किट हाउस कॉलोनी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा करती थी जिसका नाम था प्रतिभा गौतम। उसे यहाँ पर आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस कुछ ही महीने हुए थे। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके पति का नाम था मनु अभिषेक राजन। वो दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस किया करता था। पत्नी कानपुर देहात में एक सिविल जज थी और पति दिल्ली में एक वकील। 9 अक्टूबर 2016 की सुबह सुबह ही अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी में सरकारी आवास पर आया जहां उसकी पत्नी रहती थी। अभिषेक अपनी कार से दिल्ली से बाय रोड कानपुर यहां आया था। जब वो रास्ते से आ रहा था तब लगातार अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये बताने के लिए कि मैं मिलने को आ रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो अभिषेक ने सोचा डायरेक्ट जाकर ही मिल लेते हैं। सर्किट हाउस कॉलोनी में आने के बाद अभिषेक अपनी पत्नी के फ्लैट पर जाता है और डोर बेल बजाता है। 3-4 बार बेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा था। अब इस परेशानी में अभिषेक को घबराहट होने लगी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। इसके बाद अभिषेक ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और ज़ोर ज़ोर से पैरों से दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। 3-4 बार मारने के बाद दरवाजे की कुंडी टूट जाती है और अभिषेक परेशान हालत में घर के अंदर चला जाता है और सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके आंखों के सामने उसकी पत्नी पंखे से लटकी हुई थी और उसके दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई थी। ये देखकर अभिषेक बहुत डर जाता है। अब इसके बाद उसने उस लाश को नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर अलग अलग सोर्स ये बताते हैं कि जैसे ही उसने अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी लाश नीचे आ गई। इसके बाद अब अभिषेक 9 बजे के आसपास भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जो सर्किट हाउस से 2-3 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर अभिषेक पुलिस को ये बताता है कि उसके पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को जब पता चला कि ये आदमी इलाके की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो उनके भी होश उड़ गए और तुरंत ही पुलिस की फील्ड यूनिट टीम घटना की जगह पर पहुंच जाती है। अब प्रतिभा गौतम की लाश ज़मीन पर लेटी हुई थी। अभिषेक ने बताया कि जब उसने अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और घबराहट में उसने उस लाश को नीचे उतार दिया। धीरे धीरे यहाँ पर एसएसपी और डीआईजी जैसे पुलिस ऑफिसर्स भी आने लगे। अभी 8 से 9 महीने पहले ही प्रतिभा और अभिषेक की शादी हुई थी जो कि एक लव मैरिज थी। अब हम समय में थोड़ा पीछे चल के इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के एक उरई नामक इलाके की रहने वाली थी। बचपन से ही वो एक होनहार और तेज़ तर्रार लड़की थी। उसके पिता एक बैंक में जॉब करते थे और वो एक मिडिल क्लास हैप्पी फैमिली थी। प्रतिभा को पढ़ाई का बहुत शौक था और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे बड़ा होकर वकील बनना था, इसलिए वो अपनी अगली पढ़ाई के लिए लखनऊ चली जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने LLB की पढ़ाई की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। इसी पढ़ाई के दौरान प्रतिभा गौतम का ध्यान जज बनने की ओर आ गया। अब उसका मन जज बनने का था। लखनऊ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद प्रतिभा दिल्ली आती है। यहाँ पर उसने LLM की पढ़ाई की जो कि LLB से एडवांस कोर्स होता है। ये कोर्स सिविल जुडिशियल एस्पिरेंट्स करते हैं और अब LLM का कोर्स भी प्रतिभा यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी थी। इसके बाद उसने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों एक लड़का इसी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में आया जिसका नाम था मनु अभिषेक राजन। ये एक बड़े घराने से बिलोंग करता था। उसके पिता सुरेश चंद्र राजन एक रिटायर्ड जज थे जो CBI और NGT समेत कई जगहों पर जज रह चुके थे। पिता के जज होने के अलावा मनु अभिषेक की बहन दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में एक वकील थी और बहनोई भी इसी जगह पर जज थे। ऐसे ही अभिषेक के करीब 7 रिश्तेदार जुडिशियल सर्विसेज में थे। कोई वकील था तो कोई जज। अभिषेक खुद भी जज बनने की तैयारी कर रहा था। इसी तरह 2012-13 के बीच में मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम एक दूसरे से मिलते हैं। कोचिंग में आने जाने के दौरान दोनों में छोटी छोटी बातें शुरू हो गई और अब धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। समय के साथ दोनों का प्यार बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वैसे दोनों के घर वालों को इनके प्यार की कोई भी खबर नहीं थी। अभिषेक के घर वाले तो दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और प्रतिभा के उत्तर प्रदेश के उरई में। साल 2013 में PCSJ का एग्ज़ाम होता है। अभिषेक और प्रतिभा दोनों ही ये एग्ज़ाम देते हैं।
इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद दोनों के लिए अपने सपनों का दरवाज़ा खुलने वाला था और वो जज बनने वाले थे। प्रतिभा उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेती है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन अभिषेक वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता। इसके बाद प्रतिभा को जज की ट्रेनिंग करनी थी और वो अब ट्रेनिंग की तैयारी में लग जाती है। अभिषेक का सपना अधूरा रह गया और वो जज नहीं बन पाया। अब वो केवल वकालत ही कर सकता था। फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहना चाहते थे। यहाँ पर प्रतिभा अपने घर वालों को बताती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है और वो शादी करेगी तो उसी लड़के से करेगी। इधर अभिषेक के घर वालों को भी ये बात पता चली, लेकिन उन्हें भी ये मंजूर नहीं था, बल्कि दोनों के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। प्रतिभा के घर वाले चाहते थे कि उनकी बेटी किसी बड़े ऑफिसर से शादी करे जो प्रतिभा के लेवल का हो, ना कि किसी छोटे मोटे वकील से। और उनकी कास्ट भी अलग अलग होने के कारण घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन प्रतिभा अभिषेक से बहुत प्यार करती थी और वो सिर्फ उसी से शादी करना चाहती थी और अभिषेक भी यही चाहता था। आगे प्रतिभा की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और 2015 में उसकी पोस्टिंग कानपुर में एडिशनल सिविल जज के तौर पर हो जाती है। वो अपनी सर्विस में लग गई और जज बनकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ अभिषेक भी दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। दोनों में भले ही दूरी आ गई थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कभी प्रतिभा अभिषेक से मिलने के लिए दिल्ली जाती तो कभी अभिषेक दिल्ली से कानपुर चला जाता था। आगे 29 जनवरी 2016 को इन दोनों ने बिना अपने घर वालों को बताए दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली और लीगली सारी प्रोसेस भी कर दी। शादी के बाद भी दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते रहे। यह अभिषेक के घर वाले एक बार मान भी लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। फिर 2 महीनों के बाद 23 अप्रैल को इन्होंने दिल्ली में सबको पार्टी देकर अनाउंस किया कि इनकी शादी हो चुकी है। इस पार्टी में प्रतिभा के घर वालों में से कोई भी नहीं आया, क्योंकि सभी इस शादी से नाराज़ थे और ऊपर से शादी के बाद 2 महीनों के बाद उन्हें यह सब पता चल रहा था। लेकिन वो लोग अभी भी मनु अभिषेक राजन को अपना दामाद मानने के लिए तैयार नहीं थे। प्रतिभा को अभिषेक के घर वालों ने बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया था। यही सब चीज़ें चल रही थी। दोनों अपना अपना काम करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे की प्लानिंग कर रहे थे। शादी के बाद प्रतिभा और अभिषेक कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में आ जाते हैं। यहीं पर प्रतिभा को सरकारी आवास मिला हुआ था। इस कॉलोनी में IPS, IAS जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं। ज़िले में जितने भी बड़े सरकारी अधिकारी थे वो यहीं पर रहते थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना VIP एरिया था। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अभिषेक दिल्ली चला गया, जहाँ पर वो अपना वकालत का काम कर रहा था। धीरे धीरे शादी को 8 से 9 महीने गुजर गए। 9 अक्टूबर की सुबह अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए कानपुर आ गया और आगे जो भी हुआ हमें कहानी की शुरुआत में पता चलता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभिषेक दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला गया और प्रतिभा को पंखे से लटका हुआ देखकर उसने उस लाश को नीचे उतारा और पुलिस के पास चला गया। अब पुलिस घटना की जगह पर पहुंच जाती है। ये एक हाई प्रोफाइल केस था। पुलिस ने अब लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रतिभा के गले में दुपट्टे का फंदा लेपटा हुआ था और दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई थी। पुलिस ने अब फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। क्राइम सीन की हर एक डिटेल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे कि अभिषेक ने SSP को बताया कि जब वो यहाँ पर आया तब प्रतिभा की लाश पंखे से लटकी हुई थी। ये सब देखकर पुलिस ने सोचा कि आखिर कोई 2 तरह से अपनी जान कैसे ले सकता है। या तो ये नस काटकर खुदकुशी कर सकती थी या सिर्फ फंदे से लटक कर। इसके बाद फॉरेंसिक टीम लाश के गले से दुपट्टा हटाती है तो वो देखते हैं कि गले पर 3 बार किसी धारदार चीज़ से वार किए गए थे। देखने पर पता लग रहा था कि शायद वो ब्लेड के वार थे और फंदे से गले पर O मार्क का शेप बना हुआ था। आमतौर पर जब भी कोई शख्स खुद को फंदे से लटकाता है या किसी क्रिमिनल को फांसी देते हैं तो उसके गले पर V या U शेप का मार्क बनता है, क्योंकि शरीर का पूरा भाग गले के आगे की साइड पर आ जाता है, जहाँ पर फंदे का गले पर पूरी तरह से खिंचाव हो। अगर किसी का ज़मीन पर ही गला घोट दिया जाता है तो उसके ऊपर U शेप का मार्क बनता है। हालांकि कुछ शातिर क्रिमिनल ज़मीन पर ही ऐसे कत्ल कर सकते हैं जैसे कि वो फांसी लगे। प्रतिभा की दोनों हाथों की नसें रेजर ब्लेड से कटी हुई थी। इसके अलावा भी कई और छोटे मोटे कट्स भी थे। एक हाथ पर 6 निशान और दूसरे हाथ पर 8, यानी टोटल 14 कट्स थे। इस वारदात की खबर पूरे इलाके में फैल गई और अब धीरे धीरे मीडिया के लोग भी आने लगे। पुलिस ने प्रतिभा के मायके में भी कॉल किया और प्रतिभा के पिता को बताया
कि आपके बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है, तो वो लोग तुरंत ही कानपुर आ जाते हैं। प्रतिभा के माँ की हाल ही में किसी चीज़ की सर्जरी हुई थी और उनकी हालत अभी भी नाजुक थी। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आगे कुछ लोगों ने पुलिस को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बोला कि इन लोगों ने जज की डेड बॉडी को एक टेम्पो में डालकर हॉस्पिटल में भेजा, जबकि कायदे से एक एम्बुलेंस में भेजना चाहिए था। हॉस्पिटल में भी जज का मृत शरीर एक कोने में पड़ा हुआ था और इन्हीं सब के चलते रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। खैर, यहाँ पर क्राइम सीन की बात करें तो फॉरेंसिक टीम उस पंखे को देखती है जिससे अभिषेक ने बताया कि प्रतिभा यहीं पर लटकी हुई थी। पंखे पर ब्लड के निशान पाए गए, लेकिन ये निशान नेचुरल तरीके से नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि खूनी हाथों से इस पंखे को छुआ गया है। जिस रॉड से पंखा लगा हुआ था वह इतना मजबूत भी नहीं था कि प्रतिभा का वजन उठा ले। यहाँ के क्राइम सीन को देखकर लग रहा था कि बॉडी को बाद में पंखे से लटका दिया है, ना कि प्रतिभा अपनी मर्जी से लटकी है। घर में अंदर आने का एक ही रास्ता था जहाँ से अभिषेक घर में आया। पुलिस ने अब दरवाजे पर ध्यान दिया। उसकी कुंडी थोड़ी ढीली हो गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। दरवाजे को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे ज़बरदस्ती से तोड़ा गया है। इससे पुलिस की नज़र अब अभिषेक पर ही आती है, क्योंकि उसने बोला था कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया था। पुलिस उससे आगे कुछ पूछती उससे पहले ही अभिषेक ने घटना को समझाना शुरू कर दिया और वो पुलिस को ओवर इन्फॉर्मेशन देने लगा कि मैं कार से आया था, मेरे पास टोल प्लाजा की स्लिप भी है, आप वो भी देख सकते हैं, या फिर आप टोल की सीसीटीवी में भी चेक कर सकते हैं, मेरे पास पेट्रोल का बिल भी है। ऐसे करके वो खुद ही सारी घटना पुलिस को एक्सप्लेन करने लगा। इससे पुलिस के मन में अभिषेक को लेकर शक पैदा होने लगा। साथ में वो बार बार कहीं जाने की बात भी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे कहीं भी जाने नहीं दिया। अभिषेक ने खुद लाश को पंखे से उतारा था, जबकि खुद वकील होने के कारण उसे पता होना चाहिए था कि क्राइम सीन में क्या क्या करते हैं और एविडेंस को ऐसे ही छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें केस को बदल कर रख सकती है। सवाल इस बात पर भी था कि अभिषेक पुलिस को खुद कॉल भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों ये खुद 2-3 किलोमीटर दूर चलकर पुलिस स्टेशन आया, जबकि पुलिस को वो और भी जल्दी इन्फॉर्म करके बुला सकता था। तब अभिषेक ने बोला कि वो बहुत घबरा गया था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वैसे इसी कॉलोनी में बड़े बड़े ऑफिसर्स का घर भी था और सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। जब दरवाज़ा नहीं खुला तब वो सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद भी ले सकता था। और शॉकिंग बात यह भी थी कि बॉडी देखने के बाद भी बाहर उसने किसी को भी बिना बताए डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लिया। ये सब चीज़ें अब अभिषेक पर ही शक पैदा करने वाली थी। अब प्रतिभा के माता पिता भी मौके पर आ चुके थे। उन्होंने अभिषेक और उसके परिवार को ही प्रतिभा की मौत के लिए दोषी बताया। अभिषेक अपनी पत्नी को अपने माता पिता से बात करने नहीं देता था और वो हमेशा दुखी रहती थी। ये लोग पूरी तरह से उसे कंट्रोल करते थे। प्रतिभा के पिता अभिषेक और उसके माता पिता पर कत्ल का केस दर्ज कराते हैं। सेक्शन 302 यानी कत्ल और 304B यानी दहेज की वजह से हुई मृत्यु के तहत केस दाखिल किया जाता है। या तो ये कत्ल अभिषेक ने किया है या फिर उसने प्रतिभा को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया है, ऐसा प्रतिभा के पिता का कहना था। प्रतिभा के लाइफ में बाकी सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। वह एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। 5 साल लखनऊ और दिल्ली में रहकर उसने खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज किया था। खुद कमाकर वो अपना खर्चा निकाल लेती और वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थी। खुदकुशी करने के लिए उसके पास कोई भी वजह नहीं थी। 9 अक्टूबर की रात को प्रतिभा का पोस्टमार्टम होता है और 4 डॉक्टर्स की टीम ने यह काम किया था। पोस्टमार्टम में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभा की मौत दम घुटकर हुई थी, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन इससे पहले प्रतिभा के साथ मारपीट भी हुई थी। किसी लाठी से शरीर पर मारा गया था। हाथों और कलाई पर रेजर ब्लेड के 14 निशान और गले पर 3 निशान थे। इसके अलावा शरीर पर अन्य जगहों पर छोटे बड़े लाठी के 20 निशान भी थे। साथ में उन्हें स्ट्रगल के भी निशान मिले, जैसे मारपीट के दौरान विरोध करते वक्त होता है। इसके अलावा एक और भी चीज़ सामने आई और वो ये थी कि प्रतिभा 3.5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। आखिर कोई शादीशुदा औरत जो काम करती है, माँ बनने वाली है, वो खुद की जान क्यों लेगी? अगर मान भी ले उसने ऐसा किया है तो उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए थे? अभिषेक बार बार अपने बयान को बदल रहा था और पुराने बयान को दोबारा बताने में झिझक रहा था। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद
पुलिस का शक अभिषेक पर और भी गहरा हो गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब पुलिस को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि वो एक वकील था और साथ में उसका बैकग्राउंड कोर्ट कचहरी के मामले में काफ़ी स्ट्रांग था। अभिषेक को जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया गया। वैसे आमतौर पर 7 से 14 दिनों की कस्टडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर इतना था कि केवल 7 घंटों की ही कस्टडी मिलती है। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रतिभा की बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है। इस घटना से आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। सारे परिवार वाले रो रो कर परेशान हो चुके थे। उन्होंने पहले ही प्रतिभा को इस शादी के लिए मना किया था और अब बेटी की लाश देखकर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इधर पुलिस अभिषेक से भी पूछताछ चालू कर देते हैं। प्रतिभा के फ़ोन को पूरी तरह से चेक किया जाता है और अभिषेक के फ़ोन को भी हिरासत में ले लिया जाता है। जब पुलिस ने प्रतिभा और अभिषेक का व्हाट्सएप चैट चेक किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। देखकर लग रहा था कि दोनों में लगातार झगड़े चल रहे थे। अभी तक जो भी सबूत सामने आ रहे थे, वो चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो या फिर टेक्निकल एविडेंस, सब कुछ अभिषेक के खिलाफ था। पुलिस ने अपने तरीके से उससे सख्त पूछताछ शुरू कर दी और फाइनली कुछ घंटों के बाद पुलिस के सामने वो कबूल कर देता है कि प्रतिभा का कत्ल उसने ही किया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? अपने ही प्रेग्नेंट वाइफ को उसने क्यों मारा था? इसके बाद अभिषेक ने पुलिस को सारी बात शुरू से बताई। बात तब शुरू होती है जब प्रतिभा और अभिषेक की शादी हुई थी। प्रतिभा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। जब दोनों ने एग्ज़ाम दिया तो सिर्फ प्रतिभा का ही सिलेक्शन हुआ था। अब अभिषेक एक वकील था और प्रतिभा उससे कई बड़ी पोस्ट पर जज थी। शादी के बाद दोनों कानपुर के आवास में खुशी खुशी रह रहे थे। शादी के 7 से 8 महीने के बाद प्रतिभा ने अभिषेक को एक गुड न्यूज़ दी कि वो दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। प्रतिभा अक्टूबर में 3 से 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस खबर से अभिषेक कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुआ था। प्रतिभा ने अपनी माँ को भी ये न्यूज़ बताई। उसे लगा कि अब शायद मायके वाले अभिषेक को अपना ले। माँ अपने बेटी की खबर सुनकर बहुत खुश हो चुकी थी और इधर अभिषेक के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि उसकी पत्नी उससे बड़े पद पर है, उसका समाज में ज़्यादा रुतबा है, उसके परिवार वाले भी दामाद को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और ऊपर से अब बच्चा भी आने वाला है। अभिषेक थोड़े रंगीन मिजाज का था। वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। दरअसल उसे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी और वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। बेसिकली देखा जाए तो उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसने प्रतिभा को एबॉर्शन के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। बार बार वो प्रतिभा को यही कहता कि अभी हमारा करियर शुरू हुआ है और हमें अभी अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहिए। प्रतिभा बच्चे की खबर से बहुत खुश थी। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और बच्चे के लिए तैयार थी और उसने अबॉर्शन के लिए साफ साफ मना कर दिया और इन्हीं सब कारणों के चलते दोनों में अब लगातार झगड़े हो रहे थे। अभिषेक पहले से ही प्रतिभा के माता पिता से बात करने के लिए उसे रोकता था और बाद में तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। भले ही प्रतिभा बाहर एक रिस्पेक्टेड जज थी, लेकिन घर के अंदर वो सिर्फ एक पत्नी थी। वो घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती और ना ही अपने रिश्तेदारों को कुछ बताती। 7 अक्टूबर को प्रतिभा की माँ ने उससे कहा कि वो प्रतिभा से मिलना चाहती है। जब ये बात अभिषेक को पता चली तब वो प्रतिभा के ऊपर बहुत चिढ़ गया। बात करने से पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए था, ऐसा वो उसे कहने लगा। अब प्रतिभा के सब्र का बांध टूट चुका था। 1 अक्टूबर को मनु अभिषेक राजन अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए गया था और अपनी पत्नी पर वो वहीं पर से मानसिक दबाव बना रहा था। खुद तो घूम फिर रहा था, लेकिन अपनी पत्नी को लगातार परेशान कर रहा था। दोनों व्हाट्सएप चैट पर भी बहुत ज़्यादा झगड़ने लगे थे। 7 अक्टूबर को इनकी ज़ोरदार लड़ाई हुई। प्रतिभा ने बताया कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, लेकिन अभिषेक ने इनकार करते हुए बताया कि यहाँ पर मत आओ। 8 अक्टूबर को अभिषेक हिल स्टेशन से दिल्ली आने वाला था। उसी दिन शाम को प्रतिभा ट्रेन से दिल्ली पहुंची और अभिषेक उसे लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया। उसने अपनी कार से प्रतिभा को पिक किया। दोनों पहले से ही एक दूसरे से नाराज़ थे। गाड़ी में ही दोनों की फिर से ज़ोरदार लड़ाई हुई। अब प्रतिभा रास्ते में ही उतरकर कानपुर के लिए निकलने लगी और अभिषेक ने उससे कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो। बाद में अभिषेक के दिमाग में पता नहीं क्या आया तो वो कानपुर के लिए अपनी कार लेकर निकल गया। 8 से 9 घंटे ड्राइविंग करके वो कानपुर पहुंच गया। सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच वो सर्किट हाउस कॉलोनी में आया। वैसे इस कॉलोनी में पड़ोस में क्या होता है यह आसानी से पता नहीं चलता। अब अभिषेक प्रतिभा के फ्लैट में पहुंचा
और दोनों के बीच में अब हाथापाई भी शुरू हो गई। अभिषेक ने प्रतिभा को डंडे से पीटना शुरू कर दिया और फिर ब्लेड से उसके ऊपर वार किए। अभिषेक यहाँ पर पूरी तरह से अपने आपे से बाहर हो चुका था। अब उसने प्रतिभा के पहने हुए दुपट्टे से उसका गला दबाया और थोड़ी ही देर में प्रतिभा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस खून को खुदकुशी दिखाने के लिए अभिषेक ने प्रतिभा को दुपट्टे से पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो असफल रहा। फिर उसने वही बॉडी को नीचे लेटा दिया और वेट करने लगा। इसी दौरान उसने प्रतिभा का फ़ोन लिया और व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, लेकिन खुद के चैट डिलीट करना भूल गया। कत्ल के 3 से 3.5 घंटों के बाद वो पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या की है, जिसके लिए प्रतिभा ने अपने परिवार को छोड़ दिया और वो माँ भी बनने वाली थी। उसे मार दिया और अब ये केस कानपुर सेशन कोर्ट में चल रहा है और इसका फैसला आना बाकी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक आप अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।